किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो आज हम आपका हिंदी ए का जो क्लास 10th का है उसका हम सेट 1 का देखिए सॉल्यूशन कराने वाले हैं और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। पीडीएफ भी बताएंगे कैसे मिलेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि सीधे पीडीएफ डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, पहले वीडियो पूरा देख लिया कीजिए तब जाके सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज आपके सॉल्यूशन पर पढ़ते हैं और ये हिंदी का है, 1.5 घंटे का मिलेगा। मैं फिर से बता दूं कि टर्म 1 में और टर्म 2 में बहुत अंतर एग्जामिनेशन में। टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, लेकिन टर्म 2 में आपको पेन कॉपी मतलब कॉपी में लिखने का आदत होना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से पहले पेन कॉपी लेके बैठिए और जो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि अभी से कॉपी में लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि आपने बहुत दिनों से कॉपी में लिखने की आदत नहीं डाली, 9th 8th इस तरह से ही पार हो गया है, ठीक है। तो कॉपी में लिखने की आदत बना लीजिए, नहीं तो फिर टर्म 2 में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 खंड में बांटा हुआ है। 2 अंकों के प्रश्न के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है, 3 अंक के प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है और 5 अंकों के शब्द का लगभग 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो 3 तरह के हैं, 2, 3 और 5। 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। देखो पहला अपठित गद्यांश क्या पूछा है खंड का में, कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर को देना है और 6 मतलब कि 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर वाले, 6 नंबर के। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बोल रहा है कि मनोविज्ञान आजकल क्या बन गया, व्यवसाय बन गया, उसकी ज़रूरत हर तरफ पड़ रही है, हर तरफ उसकी आवश्यकता पड़ रही है। चिकित्सा हो, खेल जगत हो, शिक्षा हो, कारपोरेट जगत के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्यरत है। देखो मनोविज्ञान है क्या, यहाँ पे देख लो। पहले यहाँ पे बता दिया कि कहाँ कहाँ कार्यरत है, तो चिकित्सा में, शिक्षा में, खेल जगत में और कॉरपोरेट जगत में। अब देखो मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व के आंकने के लिए मापदंड बनाता है। मनोविज्ञान क्या बोलता है कि मनोविज्ञान आपको बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। कि वो आप मनोविज्ञान एक तरह से आपको सोचिए कि मापदंड बनाता है, मतलब कि उसका एक स्केल तैयार करता है कि आप कितने बुद्धि हो, आपकी किस तरह की बुद्धि होनी चाहिए, किस तरह से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपकी अभिरुचियाँ क्या हैं, संवेग क्या है, समूचे व्यक्तित्व को आंकती है ना। और कैसे उस पर सुधार भी किया जा सकता है, उस पर भी मनोविज्ञान बात करता है। अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, आपका दिमाग जैसे कि किसी और चीज़ में भटक जाता है हमेशा, तो उसको मनोवैज्ञानिक मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसके पास जाके दिखवाया जाता है ना, ताकि उसका जो दिमाग में जो हलचल रहता है जिसके कारण उसके क्या होते हैं, उसको मतलब कि आप बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे मतलब कि दिनचर्या में उसका डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन मतलब कि दिन भर उदास रहता है, तो वैसे लोगों को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया जाता है ताकि वो उनके मतलब कि कुछ सुधार कर सके। अब देखो यहाँ पे आप क्या पूछ रहा है कि इन्हें बनाने के लिए वैज्ञानिक विधियों से अनुसंधान किए जाते हैं। देखिए वही चीज़ें लिख रहा है कि इन पर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। फिर इन मापदंडों की वैधता को भी सत्यापित करना पड़ता है कि ये मापदंड सही है कि नहीं, इसके लिए सत्यापित करना पड़ता है, तभी तो आखिर बाकी लोगों पर ये प्रयोग किया जाएगा। मनोविज्ञान पशुओं पक्षियों के व्यवहार का भी विविधत अध्ययन करता है। मतलब मनोविज्ञान जो है ये आपका पशुओं को, पक्षियों को, सभी के व्यवहार पर अध्ययन करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि कबूतर को ही संचार का माध्यम क्यों बनाया गया। देखिए यही चीज़ों पर रिसर्च करना ही साइंस होता है। साइंस विज्ञान का मतलब भी होता है खोज, मतलब हर चीज़ में रिसर्च करना। तो बोल रहा है कि संचार का माध्यम क्यों बना कबूतर, इस पर जानने की कोशिश करता है। तो ये भी एक मनोविज्ञान ही है। किसी और पक्षी को क्यों नहीं बनाया गया। इस तरह पशु पक्षियों की विशिष्ट क्षमताओं, मतलब कि इसका मतलब कि कबूतर में कोई विशिष्ट क्षमता होगी कि वो किसी जगह को देख लेता होगा, रास्ता देख लेता होगा तो भूलता नहीं होगा, तभी तो आखिर उसको संचार का साधन बनाया गया। क्योंकि वो एक जगह से जब दूसरा स्थान उसको ले गया आदमी, तो वो रास्ता उसको याद हो गया। देखिए तो उसकी ये विशिष्ट क्षमता हुई कि अध्ययन मनोविज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, उसी के अंदर ये शाखा आती है। आगे देखो क्या बोल रहा है बच्चों, कि बच्चों की जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति कविता में हो सकती है, जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है, ठीक है। और बाल में मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं को, जिज्ञासाओं को, अंतर्द्वंद्वों को, है ना, दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। होता है कि मनोविज्ञान भी यही काम करता है, जिस तरह से बच्चों में जिज्ञासा होती है कविता को लेकर, कहानी को लेकर। अभी देखो आपको कोई कहानी बता दूं और उसका अंत नहीं बताऊं, जैसे कि आपको बता दें कि एक लड़का था, है ना, रोज़ सुबह पैदल निकलता था, ठीक है,
रोज़ सुबह पैदल निकलता था। एक दिन वो नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला, आप लोग जरूर पूछेगा कि सर डेली निकलता था सुबह सुबह वो टहलने के लिए, एक दिन वो क्यों नहीं निकला। आखिर ये प्रश्न क्यों आया, ये प्रश्न आपकी जिज्ञासा ही है कि वो क्यों नहीं गया। तो इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि ये मनोविज्ञान ही आपको इस तरह से इसी चीज़ों पर अध्ययन कर मतलब कि अध्ययनरत है कि किस तरह से इन सारी मतलब कि जो आती हैं जिज्ञासाएँ होती हैं उस पर वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए निरीक्षण और परीक्षण करते, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ कि किस तरह के बच्चों में किस तरह की जिज्ञासाएँ उठी। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि कुछ बच्चे इस विषय पर उतना ध्यान नहीं देंगे, कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा सोच लेंगे कि हो सकता है उसका तबीयत खराब होगा। तो किस तरह की आपकी दुविधा बन रही है, किस तरह की आपकी सोच बन रही है, भावना आपको क्या है, सभी चीज़ों का इसमें पढ़ाई मतलब किया जाता है। यदि बच्चों को कोई व्यवहारिक समस्या हो तो इसकी उनसे सलाह दी जा सकती है। मतलब कोई बच्चों को अगर व्यवहारिक समस्या हो तो उनसे सलाह ली जा सकती है। अब देखते हैं चलिए इसका आंसर में क्या क्या आएगा। चलिए तो देखिए पूछ रहा है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका ये है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। तो देखिए बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में नीचे लिखा हुआ भी था कि बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्द्वंद्वों का और दुविधाओं का निरीक्षण करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक में बता दो बच्चों, जो बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो होते हैं, मतलब कि बहुत सारे होते हैं बच्चे जो मतलब कि अभी मैंने बताया ना कि एक कहानी कि अभी एक आदमी डेली जाता था लेकिन एक दिन नहीं गया। तो 10 बच्चे अगर रहेंगे तो 8 बच्चे जरूर पूछेंगे कि सर वो क्यों निकला, वो उस दिन क्यों नहीं निकला। लेकिन 2 बच्चे ऐसे होंगे कि जिसको कोई मतलब नहीं है और वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो सभी लोगों का स्टडी करना कि ये 8 बच्चे किस तरह के जिज्ञासा वाले बच्चे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 2 बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इनको हमेशा बैठा हुआ शांत रहना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब इनकी दिमाग बौद्धिक स्तर कम क्यों है, बौद्धिक स्तर इनका ज़्यादा क्यों, बौद्धिक स्तर मतलब ये तेज क्यों है पढ़ने में, ये थोड़े से कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। ये सभी चीज़ों का स्टडी किया जाता है कि आखिर ये स्टडी नहीं कर रहे तो इसको क्यों मन नहीं लग रहा है, क्या इनके आखिर भौगोलिक मतलब कि जो अपने घर की स्थिति या क्या है, सारी चीज़ों को मतलब कि उनके मन में क्या दुविधा चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है, मन में उसको संकुचन होता है क्या सर को बोलने में। अगर सर किसी को कोई प्रश्न पूछते तो वो देखिए वो कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता है, तो वो जानता भी है कुछ समझता भी है लेकिन वो बोलता नहीं है। तो सारी द्वंद्वों को वो समझने की मनोविज्ञान में पढ़ाई की जाती है। तो मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है, बाल मनोवैज्ञानिक क्या करता है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हम आपको बच्चों दिखा देते हैं कि मनोवैज्ञानिक किसके लिए मापदंड बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों तो हिंदी सेट 1 का यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। देखिए यहाँ से मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों और संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने का मापदंड बनाता है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। बाल मनोवैज्ञानिक वाला देख लीजिए बच्चों कि सेकंड का आंसर कि बाल मनोवैज्ञानिक भावनाओं, जिज्ञासाओं और अंतर्द्वंद्वों का परीक्षण निरीक्षण करने का कार्य करता है। बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक और थर्ड क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन थे शायद इसमें। देखिए इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा मनोविज्ञान की दुनिया, आप दे सकते हो। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आए हुए यहाँ पे देखिए, अब हम खंड खा पे आ गए हैं, व्याकरण पे आ गए हैं भैया बच्चों। तो व्याकरण पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों के साथ करनी है। और देखिए क्या लिख रहा है कि दिन ब्लैंक दिया हुआ ढल रहा था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि दिन अब ढल रहा था, या फिर आप एक चीज़ और भर सकते हैं धीरे धीरे ढल रहा था। जो भी आपको अच्छा लगे दोनों अवयव में से भर लेना। ये समुच्चय बोधक अवयव है नीचे वाला धीरे धीरे, तो दोनों में से कोई भी भर देना चलेगा। कोई अवयव देखिए कि कोई एक आंसर नहीं होता है, इसको जो भी चाहेंगे आप अपने से भर सकते हैं। वह नहीं पढ़ता है, वह कभी नहीं पढ़ता है बच्चों, कभी नहीं भर सकते हैं कभी। ठीक है, वह ठीक है, इस तरह से भरना है आपको। अब आगे देखिए अव्यय की परिभाषा देना है बच्चों। अगर ये दोनों अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अव्यय की परिभाषा देना है। तो बच्चों इसलिए मैंने बताया था कि व्याकरण की तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। मैं बता दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ा कीजिए बच्चों। मैं फिर से बता दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोग का इसका PDF भी मिलेगा, तो आप लोग PDF भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि सारा व्याकरण करवाया जाएगा और वहाँ पर सारी डिटेल्स दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है। और आप लोग के लिए 2 चैनल है बच्चों, मैं बता दूँ कि एक बोर्ड आभा जैक बोर्ड है जिसमें सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, 10th और 12th वाले दोनों, बोर्ड आभा जैक बोर्ड। ठीक है, ब्रैकेट में है जैक बोर्ड। आप लोग को इस ग्रुप से भी जुड़ना है। और साथ में एक आप लोग के लिए स्पेशल है, क्या है देख लीजिए, जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स, जैक बोर्ड BOARD बोर्ड क्लास 10 CLASS क्लास 10 चैम्प्स CHA, रुकिए चैम्प्स का स्पेलिंग मैं लास्ट में बता देता हूँ, CHAMPS। ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए, सर्च मार के जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया। लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हो तो नाम सर्च करना। नाम सर्च करने के लिए मैंने नीचे नाम दे दिया है ग्रुप का नाम, तो उसको सर्च करके जरूर जुड़ जाओ। चलो अब ये की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। देखो अब ये की परिभाषा यहाँ पे मैंने डाल दिया। देखिए 4 का अथवा में है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता,
देखो बच्चों, राम धीरे धीरे घर जाता है, या बोलो सीता धीरे धीरे घर जाती है। देखो जाती है मतलब देखो यहाँ पे राम, मैं बता दे रहा हूँ, राम धीरे धीरे घर जाता है, ठीक है। सीता धीरे धीरे घर जाती है, हो जाएगा जाती है। देखो यहाँ पे क्रिया में अंतर पड़ गया बच्चों, कर्ता के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इस पे नहीं पड़ेगा जो आपका अव्यय रहता है। तो अव्यय ऐसे शब्द होता है जिसमें लिंग का, देखिए अभी लिंग था, राम था पुल्लिंग और सीता थी स्त्रीलिंग, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए बच्चे धीरे धीरे, बच्चे रोज खेलते हैं या बच्चा रोज खेलता है, दोनों में देखिए वचन के कारण भी अंतर नहीं आएगा, पुरुष कारक आदि के कारण कोई प्रकार का विकार नहीं आता है बच्चों, है ना। तो अव्यय कहलाता है। यह सदैव अविकारी अपरिवर्तित एवं अव्यय रहते हैं। याद रखिएगा अविकारी शब्द अव्यय ही कहलाते हैं। इसका मूल रूप स्थिर रहता है, वह कभी नहीं बदलता है। देख लें वही चीज़ बताया जा रहा है बार बार, जैसे इधर, क्यों, किंतु, जब, तक, इसीलिए आदि। तो ये सारे अव्यय हैं, ये सारे अव्यय को आप लोग याद रखा कीजिए ताकि आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में भी सुविधा होगी। चलिए वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे व्याकरण पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। अब देखिए दशानन का समास विग्रह पूछा जा रहा है बच्चों, और चक्रधर का समास विग्रह बताया जा रहा है। दोनों में से किसी एक को करना था। चलिए हम दोनों आपको बता देते क्या आंसर होगा इसका। देखो तो देखो बच्चों दशानन क्या है, मैं फिर से बता दूं बच्चों, बहुब्रीहि समास है ये, और ये भी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्योंकि देखिए इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, 10 है आनंद जिसका। देखिए 10 है आनंद जिसका, मतलब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात, क्या मैं करने जा रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि वो किसी अन्य पद की मतलब को इंगित कर रहा है जो कि रावण है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेंगे बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास याद रखिए जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी नए पद की विशेषता बतलाता है। तो देखो ये रावण की विशेषता बतला रहा है बच्चों, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब चक्रधर देखो बच्चों, ये भी इसी तरह का समास है, चक्र को धारण करने वाला। और चक्र को धारण करने वाले कौन थे, कृष्ण जी, आप लोग को पता होगा श्री कृष्ण जी, है ना, वही अपने उंगली में चक्र को धारण करते हैं। तो वो बहुब्रीहि समास हो गया ना, क्योंकि ये देखिए चक्र को धारण करने वाला, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये कृष्ण जी को इंगित कर रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। आगे देखिए पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तक पर हम लोग बच्चों आ गए हैं कि देखिए 3 नंबर वाले शायद क्वेश्चन है ये। तो देखिए छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वह छाया को छूने से क्यों मना करता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, छाया शब्द का प्रयोग कवि बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है, कि जो बीते समय में जो अच्छे समय बीते थे उस पर याद किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, कवि इन्हें छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है। तो वो पुरानी चीज़ों को अगर आप याद करते हो, अगर अच्छे दिन भी थे तो अब आपको दुख लगेगा कि वो दिन अब क्यों नहीं है। जैसे अगर आप पिछले दिनों में, अगर आपके कुछ 2 साल पहले अगर आप बहुत खुश रहते थे, आपके पापा मम्मी सब थे, दादा दादी सब थे, अब बाई चांस मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ आपके दादा दादी नहीं रहे जो कि आपको खूब प्यार करते थे, तो आप अगर दिन भर उनको अगर थोड़ी देर के लिए देखो कभी कभी याद करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर अगर याद करते रहोगे तो तुम्हें पीड़ा होगी कि वो अब क्यों नहीं है, वो अब क्यों नहीं। तो इसलिए ये कहा गया है यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है। देखो जितना याद करोगे उतना दुख बढ़ेगा, इसके विपरीत और भी बढ़ जाता है। देखो यही चीज़ कही गई है, हम इन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कि लेखक ने, कवि ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। कवि ने कहा आगे, देखो क्या पूछ रहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है बच्चों। हर चंद्रिका में छिपी रात कृष्णा है। चलो अथवा में इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है बच्चों, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य आती है। याद रखो, हर चांदनी रात के बाद अगला अमावस्या ही आती है, मतलब कि हमेशा सुख के बाद दुख आएगा। देखो उसी प्रकार मानव जीवन में सुख के बाद दुख आना अवश्य भावी है। यहाँ पे देखो बच्चों, चांदनी रात को सुख से यहाँ पे जोड़ा गया है और अमावस्या को देखो दुख से बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अतः मनुष्य कोई बच्चे होंगे कि गलत लिख देंगे, जैसे देखो चांदनी रात के बाद अमावस्या, तो दुख के बाद सुख नहीं लिखना सुख मतलब चांदनी और दुख मतलब अमावस्या। तो अगर पहले चांदनी आए तो पहले सुख आएगा और अमावस्या बाद में आए तो दुख बाद में आएगा। ठीक है, अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है। 7th नंबर क्वेश्चन है कि कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया, कि क्यों वो उस समय मतलब कि उनको खराब लगने लगता है, बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। और देखिए यही चीज़ें लिखी गई है। देखिए कि माँ को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित जो बच्ची अभी तक शादी नहीं हुआ है, वो अपरिचित ही तो है, उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का, देखो भावी है मावी नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, भावी है ये। ठीक है, जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेंगी। कन्यादान करते समय माँ यह अनुभव कर रही थी कि बेटी के चले जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी। याद रखिए कि एक माँ का, आप लोग जाके पूछिएगा कि माँ का अगर एक बेटा है और एक बेटी है, तो
वो हमेशा याद रखिए बेटे को मानता जरूर है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर काम बटाने की बात हुई कि हाथ कौन बटाता है घर में, तो बेटी ही बटाती है। तो बहुत सारे होते हैं जो बेटी जो होती हैं अपनी माँ का ध्यान ज़्यादा रखती है, बेटे से ज़्यादा रखती हैं, ठीक है। तो ये जो बेटी होती हैं वो हर काम में हाथ बटाती है। बेटा मानता जरूर है लेकिन वो हाथ नहीं बटाता है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, जो रियल लाइफ है मैं उसी से बता रहा हूँ। लेकिन बेटी हाथ बटाती है, जैसे कि कपड़े धोने में, खाने बनाने में, तो वो हेल्प करती हैं। तो आप समझिए कि जब एक माँ और बेटी में बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, अगर बेटी चली जाती है कन्यादान होने के बाद, तो माँ को कैसा लगता होगा, वो अकेले ही हो जाती हैं, सारी कामें अकेले करनी पड़ती है। आगे देखो, उसके जीवन में एक अपूर्णीय रिक्ति आ जाती है। रिक्ति मतलब खालीपन। देखो पहले उसकी एक जोड़ी थी, अब वो जोड़ी यहाँ से टूट गया, अब वो निकल गई, यहाँ से चली गई। बेटा तो सरदम हमेशा अपने पास ही रहेगा। अब देखिए शादी भी हो जाता है, बेटा को अगर बाहर भी रहता है तो वो महीने 2 महीने के लिए आया करेगा, लेकिन बेटी को शादी हो जाने के बाद अब जब चाहिएगा वो नहीं आएगी। तो ये एक रिक्ति से बन गई, खालीपन बन गया। इस कारण कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक कहा गया, मतलब बहुत ही सही कहा गया कि वो दुख होना लाजमी है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन क्या होगा कि फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। विपत्ति की घड़ी में वे सांत्वना के 2 बोल द्वारा किसी भी मनुष्य का धीरज बांधते थे। अगर कोई आदमी अगर मतलब दुख की पीड़ा में, विपत्ति की स्थिति में, तो वो सांत्वना देते थे, 2 बोल बोलते थे ताकि वो मनुष्य, अरे देखिए कोई बात अगर आप देखिए अगर पीड़ा में है और अगर कोई आपसे बड़े बुजुर्ग आपको कुछ राहत देते हैं, कुछ 2 बातें बोलते हैं, तो आपको जरूर धीरज बनता है। तो वही काम करते थे वो। स्वयं लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। देखिए लेखक के पत्नी व पुत्र की मृत्यु के बाद क्या किए थे, फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, उनके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। तो ये इनको इसलिए कहा गया कि मानवीय करुणा मतलब कि मानवीय करुणा मतलब दया होता है, तो मतलब लोगों के लिए दया। अब आगे देखिए अथवा में जो प्रश्न था कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 2 प्रभाव पड़े थे, 2 कोई का, चलिए हम देख लेते हैं। अथवा में देखिए प्रश्न है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर देखिए मुख्यतः 2 लोगों का प्रभाव पड़ा, जिससे उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। देखो कौन कौन सा, एक पिता का प्रभाव पड़ा लेखिका के व्यक्तित्व पर, है ना, उनके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूप से पड़ा। देखिए दोनों रूप से इनका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे प्रभाव छूट के लिख लीजिएगा, रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका का मन में हीन भावना आ जाती थी। देखो उनकी बहन सुशीला से ही उसकी तुलना की जाती थी, आप लोग को पता होगा, तो उससे उसकी हीन भावना आती थी। एक नकारात्मक पक्ष रखा उन्होंने। अब देखो सकारात्मक पक्ष क्या है। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए योग्य बनाया। तो ये आपका एक सकारात्मक पक्ष हो गया। अब देखो दूसरा प्रभाव किसका पड़ा कि प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ, देखो साहित्यिक समझ मतलब कि जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, मतलब भाषा से जुड़ा हुआ है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, अच्छी पुस्तकों तथा लेखिका के साहस एवं आत्मविश्वास भरकर, जिससे उनके रंगों में बहता खून लावे में बदल गया। तो ये इनमें आत्मविश्वास भरने का काम की थी उनकी प्राध्यापिका ने। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई, मतलब सबसे बड़ा इसकी उपाधि क्यों दी गई है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सुशीर वाद्यों से देखो बच्चों क्या अभिप्राय है कि फूंक कर बजाए जाने वाले जितने भी वाद्यंत्र उसको सुशीर वाद्य कहा जाता है, याद रखिएगा। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है, मतलब कि यंत्र है। आगे देखो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी ऐसा वाद्य नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो शहनाई जैसी। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षित सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई भी सुशीर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशीर वाद्यों की शाह की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को लास्ट था कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, कोशिश किए। ठीक है, तो देखो बच्चों 10th नंबर की जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के जो सराहनीय प्रयास किए वे सब निश्चित ही हैरान करने वाले थे। वे इस प्रकार हैं, देखो क्या क्या थे कि मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे यह पता चल सके कि यह किस प्रकार का पत्थर कहाँ से पाया जाता है। इस प्रकार का जो पत्थर जो मूर्ति में जो लगा हुआ है वो कहाँ पाया जाता है। आगे देखो फाइल के नाम मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गए।
देखो सेकेंड जो है कि फाइल नहीं मिला। देखो पहले तो फाइल ढूंढवाई, जब फाइल नहीं मिला तो मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। देखो ये कहानी थोड़ा सा अलंकृत करके लिखी गई है और काफ़ी कटाक्ष किया गया है, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में। आगे देखो अगला क्या लिखा हुआ है कि उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाक नापी। उसके लिए वह देश के उन सभी नेताओं की मूर्तियाँ ढूंढते ढूंढते नाक नापते नापते देश के हर प्रांत और कोने में गए। अगला देखो क्या बोल रहा है कि बिहार के सेक्रेटरिएट है ना के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की स्थापित मूर्तियों की है ना नाक को नापा, परंतु सभी नाक बड़ी निकली। आगे देखो क्या बोल रहा है कि अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया। काफ़ी अलंकृत करके लिखा हुआ है और यह प्रयास सफल रहा, अंत में जिंदा नाक लगा दी गई, ठीक है। देखो ये कहानी थोड़ा सा अजीब ढंग से लिखा गया है, मतलब ताकि बच्चों को मतलब कि देखो लेखन कला का एक अपना अलग तरह का ये इन्होंने प्रदर्शन किया है। आगे देखो रचना भाग आ गया खंड घा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेखन आप लोग का अगर अच्छा नहीं है तो यहाँ से आप मार्क्स अच्छा नहीं उठा पाओगे। कितने नंबर का रचना? 5 5 10 5 3 15 नंबर का रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 11 है कि किसी क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र आप लोग को लिखना है। तो देखिए चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का बच्चों, ठीक है। देखो अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र किस तरह से? वृंदावन भवन मानसरोवर कॉलोनी अलीगढ़, इस तरह से करके लिखना है। आप अपना हिसाब से अपना दूसरा भी यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। फिर प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ नगर पालिका। देखो ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर मतलब कि व्यवहारिक। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग को अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। अव्यवहारिक में होता है जैसे कि पापा को लिखना, दादा को लिखना, दादी को लिखना, बहन को लिखना, वो सारे अव्यवहारिक हैं। ये आपका हो गया व्यवहारिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखना है प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ नगर पालिका। कौन से नगर पालिका को लिख रहे हैं? वो भी अलीगढ़, विष्णुगढ़, जो भी लिखना है इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यह हो गया राजधनवार या फिर हो गया आपका गुमला, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें, ठीक है। विषय क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र, ये विषय आपका। उसके बाद महोदय मैं अब मानसरोवर के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे यह अनुरोध करता हूँ, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। क्रियान्वित करने के लिए पार्क की जमीन को चारों ओर 4 दीवारी लगा दिया जाए ताकि उनसे कटाई का मामला लगाए। उसके बाद यह मामला खटाई में पड़ गया, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि चारों ओर दीवारी लगा के पेड़ पौधे लगाए, लेकिन उसके बाद यह मामला खटाई में पड़ गया। तो आप लोग देख लीजिए ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसलिए मैं उसे उपेक्षित और निर्मित पार्क की ओर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। कि समस्त उस पार्क का समुचित लाभ उठा सके, उस पार्क की बन जाने से बच्चों को खेलने कूदने का, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बीच में सेंटेंस आप लोग अपने से भी आप लोग लिखने का आदत डालिए, ठीक है। ये वाला खास करके आप, क्योंकि ये अपने से अगर आप लोग लिखना सीखेगा तभी आप लोग पत्र बना पाइएगा, क्योंकि पत्र अलग अलग टाइप के आते रहते हैं। सिर्फ ये वाला आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे में इस तरह से आप लोग को यहाँ पे अंत करना है। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग को बता दो कि आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, ताकि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ें। ये वाला जो आपको सेकेंड वाला अथवा में जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा तब। अब चलिए यहाँ पे हम इस पर प्रश्न 12 पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो कोविड से सुरक्षा वाला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाकी ये दोनों आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, वो भी कुछ दिनों में जरूर भेज देंगे। तो आप लोग जुड़ के रहिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम कोविड से सुरक्षा देख लेते हैं। देखो सेकेंड वाला जो मैं बताया, अपनी छोटी बहन को सदुपयोग करते हुए सलाह होते पत्र, तो ये मैंने बताया कि टेलीग्राम में बता दूंगा, आप लोग देख सकते हैं ऐसे अगर यहाँ देखना चाहें तो, ठीक है। कि बहन वाला जो आप लोग बोलिएगा कि नहीं दिखा तो देख लीजिए, इस तरह से आप लोग यहाँ पे देना है एड्रेस। और उसके बाद देखो फिर यहाँ से लिखना है कि आशा करता हूँ, ये इनफॉर्मल हो गया, अव्यवहारिक वाला, ठीक है, अव्यवहारिक वाला। तो देखो आशा करता हूँ तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चली होगी। ये किस पर है लेख बच्चों? देख लो कि समय का सदुपयोग करने पर सलाह देना है, ठीक है। तो तुम अत्यंत स्वभावशाली लड़की हो कि तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है। छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना, इस तरह से करके लिखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कि इसी तरह यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत ना करना, खेल कूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना, मतलब बीच बीच में खेलते कूदते भी रहना। और तुम्हारा भाई कैलाश, तो इस तरह से करके आपको लिख देना है शुभकामनाओं सहित। अब देखो अगला, देखो मैंने बताया कि कोविड से सुरक्षा पर चलिए लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। फिर सरहुल, और ये वाला जो आपको दिख रहा है सरहुल वाला, ये मैं आपको भेज दूंगा।
ठीक है। और ये 13 नंबर भी मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। बाकी कोविड से सुरक्षा वाला चलिए आपको दिखा देते हैं। कोविड से सुरक्षा पर यह निबंध है बच्चों। कोविड क्या है, तो देखो कोविड क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया कि कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO जिसको बोलते हैं, ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना वायरस यह है कि ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या होती है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दिया कि ये आपका कोविड क्या है में जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, सुरक्षा के उपाय। सुरक्षा के उपाय क्या होना चाहिए, तो देखिए सुरक्षा के उपाय में मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है कि कोरोना के बचाव के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या होता है, बच्चों की दूरी बना के रखना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फीट या 8 फीट की दूरी होनी चाहिए, जैसा गाइडलाइन आया था। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग। हाथों को बार बार धोना और सफाई का पूरा ध्यान रखना, मास्क का इस्तेमाल करना। तो ये सारी सुरक्षा की चीज़ें मैंने बार बार लिखी हैं। चेहरे और हाथों को, आंखों को हाथ से टच नहीं करना। अगर आप सभी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये सुरक्षा के कितने पॉइंट मैं बता दूं, मास्क नहीं लगाना है, मास्क लगाना है, ठीक है। बार बार आँख और चेहरे को छूना नहीं है, ठीक है। छींकते और खांसते समय अपना नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से आपको ढक लेना है। बार बार सैनिटाइजर का यूज करना है, सैनिटाइजर वाला, है ना। और मोबाइल और लैपटॉप को भी समय समय पर साफ करते रहें, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान एवं श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। तो ये आपका हो गया। अब देखो लापरवाही का नतीजा, देखो बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए पौष्टिक चीज़ों का खाना ज़्यादा करें। कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। अब लापरवाही का नतीजा में देखिए बच्चों क्या होगा कि लापरवाही निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन करवाने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लापरवाही वाला, जनता बिना सख्ती के कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं करेगी, ठीक है। आगे देखो, अगर यहाँ देखो, अगर जनता बिना सख्ती के गाइडलाइन का पालन नहीं करेगी, मतलब अगर तब तक पुलिस सख्ती नहीं बरतेगी तो लोग और लापरवाह होते जाएंगे। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो हमें भी मास्क अच्छी तरह से लगाने पर पुनः ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। देखो ये पॉइंट कुछ कुछ आप काट सकते हो, ये आप लोग के यहाँ पर लापरवाही का नतीजा नहीं है, ठीक है। लापरवाही का नतीजा कहाँ से मैं बता रहा हूँ, आजकल लोगों के मुंह से मास्क गायब सा हो गया। देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले 2-4 लाइन घटा देना अगर याद नहीं कर पाते तो। अभी तक लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, ये लापरवाही है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें लिखने हैं। हम यह भूल गए कि कोरोना पिछली 2 लहरों से कितना नुकसान पहुंचा, इसलिए बिना किसी सावधानी के बाहर घूमने से कोई परहेज नहीं करता। घोर लापरवाही की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों फाइनली हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए। निष्कर्ष में क्या लिखना है देख लीजिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पाया जा सके। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों को कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोगमुक्त कर सकें। तो देखो बच्चों मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया, तो वीडियो शेयर किया कीजिए जरूर आप लोग, है ना। और आपको मैं फिर से बता दूं कि इसका PDF और बाकी जो आप लोग को जो छूट गया 2-3 क्वेश्चन, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना है, 1-2-4 दिन का वेट कर लेना वहाँ पे, तब फिर मैं वहाँ पे भेज दूंगा। उससे पहले सेट 2 में ले आऊँगा और एक बार में सारा निबंध का धीरे धीरे मैं डालूंगा। अभी पहला निबंध डाल दिया हूँ, तो आप लोग मतलब कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हमसे वीडियो को पूरा देखने के लिए मतलब कि आपका धन्यवाद। और सभी लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों को, ठीक है। इतना मेहनत है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, तभी आप लोग समझिए कि हमारे मतलब कि जो इतनी मेहनत है उसमें आप अपना हाथ भी बटाइएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।